नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में बहुत कुछ घट चुका है। आईपीएस पूरण कुमार जी के सुसाइड करने के बाद हरियाणा मुख्य रूप से दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक धड़ा तो वो है जो न्याय चाहता है, एक धड़ा वो है जो न्याय से ज़्यादा जाति पर बात करता है। कुल मिलाकर हरियाणा में शासन के साथ प्रशासन की कलई खुल चुकी है और कई चीज़ें शीशे की तरह साफ हो गई हैं। हरियाणा में ये साफ हो गया है कि आज भी मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा की सरकार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पास ये अवसर था कि वो अपना ताकत दिखाते और इस मामले की शुरुआत में ही इतना बढ़ने से पहले ही इसको रोका जाता, लेकिन हरियाणा सरकार में कोई भी मंत्री इतना सक्षम नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था जो आईपीएस के परिवार को मना सके। इसके अलावा हरियाणा की जनता पूरी तरीके से जातिवाद के रंग में रंगी हुई नज़र आई। जातिवाद समाज की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी घटना को लेकर लोग धड़ों में बटे हुए हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी अपने पद से हटने को तैयार नहीं हैं और यही सारे जो बिंदु है इस पूरी घटना का यहीं पर घूम रहा है। आईपीएस का जो पार्थिव शरीर है वो अपने अंतिम विदाई के लिए इंतज़ार कर रहा है, उसका परिवार इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रहा है। लोग सरकार की तरफ नज़रें झुका रहे हैं, सरकार किसी की और की तरफ नज़रें लगाई हुई हैं और ये गतिरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, लेकिन सच ये है कि एक व्यक्ति ने अगर जान दी है तो उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे और उन कारणों का ईमानदारी से, सच्चाई से सामने आना उनका ज़रूरी है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी त्यागी जी से बात करेंगे इस बारे में। सर जी, एक आईपीएस का यूं चले जाना बहुत बड़े सवाल खड़े कर गया हरियाणा में और पिछले 6 दिन से हम देख रहे हैं कि ये किसी के समझ नहीं आ रहा है या कोई इसको समझना ही चाहता है मुकम्मल तरीके से कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। देखिए, करीब आज 7वां दिन है और उनको आत्महत्या किए हुए और पिछले 4-5 दिन से आपकी तबीयत बहुत नाशाद है, ख़राब चल रही थी। अन्यथा हम इस विषय पर बात कर चुके होते, लेकिन चलिए देर से ही सही। लेकिन देरी और विलम्ब तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वहाँ हो रहा है, उनके शव के साथ जो कुछ हो रहा है। हमारी जो भारतीय मान्यताएं हैं उनके अनुरूप इतने दिन तक किसी बहुत ही आपात स्थिति में या कोई अपवाद स्वरूप कोई शरीर रखा जाता हो तो समझ आता है, अदरवाइज़ नहीं जी। और सबसे पहले हम लोग मतलब इस पे बहुत दुखी हैं, आहत हैं। किसी भी एक नौजवान अफसर का इस तरह से जाना, और आला अफसर थे और अपनी शायद अभी रिटायरमेंट में भी काफ़ी समय था, तो अपनी जान देना। और उससे पहले उन्होंने पूरा फाइनल नोट लिखा है, 8 पेज का पूरा, उसमें पूरी कहानी लिखी है, तो बहुत दुखद है। तो जैसे प्रदेश के तमाम लोग इससे आहत हैं और जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के लोग, मंत्री, सत्ताधारी, अफसर अभी तक वहाँ तांता लगा हुआ लोगों का दुख प्रकट करने जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। कि अच्छी बात इसलिए है कि पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरी व्यवस्था उस परिवार के साथ, शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है, तो इससे एक हौसला उनको मिलता है। लेकिन हौसले से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो न्याय मिले। देखिए, दो पक्ष हैं। जिसका व्यक्ति गया है, जिस परिवार का सदस्य गया है, उसके प्रति एक अतिरिक्त सहानुभूति होनी ही चाहिए। और अगर उनकी श्रीमती जी मांग कर रही है कुछ और उन पर कुछ हद तक काम हुआ भी है, तो उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जो प्रशासनिक विलम्ब हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, इसने बहुत सारी चीज़ें समस्याएं खड़ी की हैं और उसका नतीजा सबसे बुरा ये हुआ है कि ये पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो गया, राजनीति का रंग ले गया। अब दुखद इसमें यह है धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी बात, ना तो ये पहला केस है और ना ये आखिरी है जी। वो जिस समाज से, जिस वर्ग से आते हैं और जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसमें जब जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो
उसको जातीय रंग कह दीजिए या जातीय आधार से जोड़ना एक ज़रूरत हो जाती है। इस पर्टिकुलर केस में बचा जा सकता था, बशर्ते जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मुख्यमंत्री कोई और है, सुपर पावर कोई और है, और ये साबित हो गया। अगर मुख्यमंत्री पे पूरे अधिकार होते, उनकी पूरी चलती, तो इतना विलंब नहीं होना था। जिसकी चलती है वो व्यक्ति देश से बाहर है। परसेप्शन ये है कि वो जब आएंगे, और शायद आ चुके, मेरी जानकारी है, तभी कुछ होगा। और इसकी वजह हम पहले जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो केंद्र में मंत्री होते भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। क्योंकि उनके जो दो सबसे बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं जो इस प्रदेश को चला रहे हैं, मतलब एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप है, दूसरी ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है। उसमें एक डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, जो उनके बहुत चहेते थे और उनकी पहली पसंद थे, और दूसरे जो है यहाँ राजेश खुल्लर जी हैं। और एक बात और भी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, 8 पेज के सुसाइड नोट में तमाम 13-14 अफसरों के नाम लिखे हुए हैं। जी जी। लेकिन केवल आईजी पूर्ण कुमार जी हैं, उन्होंने केवल एक अधिकारी की ऐसा नाम लिखे हैं 2 बार उन्होंने, और पूरा बयान लिखा है कि केवल राजेश खुल्लर इकलौते वो अधिकारी हैं जिन्होंने उनके जीवन में कोई मदद की। जब जब वो उनके पास गए, उन्होंने उनको सम्मान दिया और उनकी बात सुनी और उस पर एक्शन लिया। मतलब आप ये देखिए कि इतने सारे आईपीएस और आईएएस घिरे हुए हैं, मरते हुए व्यक्ति राजेश खुल्लर जी की तारीफ कर रहा है। हाँ नहीं, ये तो ठीक है, उन्होंने वो उसमें लेटर में सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये एक धारणा ये है, और आम लोगों में ये पता है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हरियाणा की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं, शुरू से ही उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि जो 2 अफसर हैं ये ही डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं और ये मनोहर लाल खट्टर जी के प्रतिनिधि हैं जी। और अगर मुख्यमंत्री की अपनी एक अथॉरिटी होती है, एक इकबाल होता, अगर वो होता तो ये विलंब नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि प्रशासनिक जो विलंब हुआ है उसकी वजह ये बहुत बड़ा कारण है। अब सच क्या है ये सिर्फ जांच के बाद पता चलेगा, उससे पहले हर एक की अपनी अपनी थियरी है, अपने हिसाब से चीज़ें चलती हैं। जो भी जिस समाज से आता है, किसी को ये लगता है कि हमारा समाज प्रताड़ित हो रहा है इस वजह से, तो उनकी अपनी अपनी राय होती है। उस पर ना आप कुछ कहने की स्थिति में, ना मैं कुछ कहने की स्थिति में हूँ। ये तो जब कभी भी जांच होगी और कोर्ट के डिसीजन आएंगे तब सारी चीज़ें साफ होंगी। लेकिन विडंबना बहुत बड़ी है भारतीय समाज की कि जो जातीय लामबंदी ऐसे अत्याचारों के साथ, एट्रोसिटीज़ के साथ होने लगती है, और ये होगी, इसको आप टाल नहीं सकते। अभी लंबे समय तक मैं समझता हूँ 50-60 साल ये सारी चीज़ें चलनी है। अगर 50-60 साल बाद ये जातिवाद क्या दंश धुल गया, ये कलंक हट गया तो अलग बात है, अदरवाइज तो ये चीज़ें चलनी है। एक जो कंसेप्ट हमारे साथ बैठ गई कि अपना आदमी, हमारा आदमी, और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिक्स में तो इसका लाभ मिलता है कि हमारा आदमी है तो उस आदमी को पूरी तरीके से मदद मिलती है अपनी पूरी कम्युनिटी की। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये जो चीज़ है ये बिल्कुल पॉइजनस है, जहर की तरह से है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी से या कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि उसका ना कोई धर्म है, ना उसका कोई क्षेत्र है, ना उसकी कोई जाति है। इन सारी चीज़ों से उठ के ऊपर उसने निर्णय लेने होते हैं। लेकिन भारत की आज स्थिति ये हो रही है कि एक अजीब किस्म की गोलबंदी जातियों के इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी है। वो कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, क्या होगा, ये कहना आसान नहीं है, लेकिन है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। चूँकि अगर हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस आधार पर निर्णय करने लगे, या जनता को ये मैसेज चला गया, बेशक वो ना करें, कि भाई हमारा आदमी इसलिए उसने हमारा पक्ष लिया है, तो इससे पूरी प्रशासनिक तंत्र की विफलता जाहिर होती है और उसके लिए आने वाले समय में बहुत खतरे हैं। ये पहली बात नहीं है, मैं आपको एक घटना बताऊं, शिवानी भटनागर हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला था और हमारे एक रविकांत शर्मा आईजी थे हरियाणा के, वो उसमें संलिप्त थे, ऐसा आरोप था। तो जब उनके साथ कुछ हुआ, पुलिस एक्शन हुआ, तो उनकी कम्युनिटी भी पूरे एक साथ आ गए, भीड़ के रूप में उनके साथ जुटी थी, पूरा एक जुलूस सा निकला था। तो अब यहाँ केवल ये इस आशंका मात्र से ही कि हमारे आदमी के साथ में कुछ इनजस्टिस हो रहा है, और समाज जब आना शुरू हो जाएगा और वो एक दबाव बनेगा, उससे बनता है स्वाभाविक रूप से, तब आपको किसी भी न्याय की उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो निर्णय लिया गया है ये किसी दबाव के अंतर्गत लिया गया है या क्या वजह है सामने। तो अगर ये चीज़ें ना हो तो बहुत अच्छा। और पॉलिटिकल पार्टीज इन चीज़ों का लाभ उठाती हैं,
वो आप देख रहे होंगे, अच्छी बात है कि उनमें एक करुणा है उस परिवार के प्रति, लेकिन आम आदमी की रिएक्शन यही है कि लोग राजनीतिक प्रयोजन से वहाँ जा रहे हैं। अब राजनीतिक नेता अगर राजनीति ना करें तो क्या करें? देश के हालात ये हो रहे हैं इस समय के भी लखनऊ में मायावती जो सबसे बड़ी नेता हैं, दलित नेत्री हैं, उन्होंने योगी जी की तारीफ कर दी और मैसेज ये जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं। तो देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री की जो रिएक्शन होनी चाहिए थी इस मामले पे, जो समाज उनसे अपेक्षा कर रहा है, वो अभी तक नहीं हुई। नहीं तो वो तो ऐसे मौके पर खुद ही आ जाती। तो उनके समाज में भी एक तरह की चर्निंग चल रही है अजीब किस्म की। और आप देखिए बहुत बारीकी से कहाँ हमारी आइडेंटिटी चली जा रही है। जब संघ ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने चीफ जस्टिस गवई की माता जी को आमंत्रित किया था किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने खुल के बताया था कि मेरा बेटा और हमारा परिवार अम्बेडकरवादी है। और अभी भी जो हमारे आईजी साहब, उनकी श्रीमती जी ने भी कहा कि मेरे हस्बैंड अम्बेडकराइट थे। हाँ, वो उन्होंने उनके चित्र के साथ में अम्बेडकर जी का ही फोटो रखा। तो इससे एक मैसेजिंग जाती है कि जब इन प्रतीकों का लोग देखते हैं ना सारा का सारा, तो अम्बेडकर कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, बहुत बड़े आदमी थे। और उनको लेके एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अजीब सी बहस भी चल रही है उनके पक्ष विपक्ष में। तो उन्होंने तो हो सकता है भावनात्मक रूप से ये चीज़ें कही हों, लेकिन राजनीतिक लोग इन चीज़ों का लाभ उठाना शुरू हो जाते हैं। एक कोई अनिल मिश्रा जी हैं एडवोकेट, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको हम लोग यहाँ कह भी नहीं सकते। तो ये माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है। आज की हमारी राजनीति इतने उसका स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि उस समय में ये भी नहीं देखते कि इससे हमारे समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है और सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होने की आशंका है। लेकिन इन चीज़ों पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा कहीं भी। देखिए, बोलना किसे चाहिए ऐसे टाइम में? आपने, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि कितना ही बड़ा अपराधी उसको सजा मिलेगी, दोष, बड़ी नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। लेकिन सर एक चीज़ है, मतलब हाँ, आरोप लगा डीजीपी शत्रुजीत कपूर पे, आरोप लगा नरेंद्र बिरजानिया जी पे। नरेंद्र बिरजानिया जी को पोस्टिंग से हटा दिया और अभी तक उनको पोस्टिंग कहीं नहीं दी है। ये जायज़ कदम है भाई, जब तक जांच चल रही है आप उनको पोस्टिंग से दूर रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकारी है पुलिस महकमे का, जो डीजीपी के पद पे है, क्या उनके पद पे रहते हुए किसी भी प्रकार की जांच निष्पक्ष की जा सकती है? देखिए, आदर्श तरीका यही था और वो खुद छोड़ देते, बेहतर ये होता। हमारे पूर्व IPS अधिकारी विकास नारायण राय, उनकी मैं पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी सेंसिबल एडवाइस की है कि इसका यही तरीका था कि आप जुडिशियल इंक्वायरी की ऑर्डर दे देते और जो अधिकारियों हैं जिनके नाम हो उन्हें आप हटा देते फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, कि जब तक जांच चलेगी तब तक आप। अब इसमें कौन सी आफत आ रही थी? एक बिल्कुल जेन्युइन सा तरीका है, छुट्टी चले जा सकते, परिवार को ये शांति हो जाती कि कोई सिटिंग जज हाई कोर्ट का हमारे मामले को देख रहा है और जिन लोगों पे और जिनका जिक्र है उस नोट में और उनका वो आ रहा है, उसमें उल्लेख हो रहा है बार बार, उनको उनके पद से और IPC क्यों, IAS की भी जांच करा ले। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप उनको फांसी दे दो। भारत में एक सिस्टम काम करता है, जुडिशरी के अपने प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ये हो जाती हैं तो बात खत्म हो जाती है। अब हमारे देश में और जो बहुत विकसित देश है उनके अंदर ये अंदर है कि वहाँ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हाँ, कि अगर राष्ट्राध्यक्ष भी अगर कोई है और वो कोई काम करेगा, मतलब उसकी गाड़ी का चालान करना है, उसका बेटा या परिवार का कोई सदस्य किसी अपराध में लिप्त है, तो वहाँ ये कंसिडरेशन नहीं है कि राष्ट्रपति के परिवार से ताल्लुक़ रखता है, गवर्नर के परिवार से या प्राइम मिनिस्टरियल है। कानून अपना काम लेगा। और यही सबसे बड़ी बात जो है हमारे देश में हुआ क्या था, आज़ादी के बाद के एकदम बाद से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था कि हमने संस्थाएं निर्मित की थी और ये काम संस्थाएं निर्मित करने का और उनको सहेज के रखने का ये काम एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाता, ये लगातार उनको मजबूत करना होता है। ये मजबूत तब माना जाता जब कोई भी एक साधारण सा कर्मचारी, हमारा पुलिस का कांस्टेबल भी किसी भी नेता से या मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से प्रभावित हुए बिना अपना काम कर ले। अदरवाइज तो पॉलिटिकल, आप कहीं भी देख लो दुनिया भर में इस तरह के अपराध होते रहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होती। बिल्कुल। चलिए, जाति हमारे यहाँ है, कम्युनिटीज हमारे यहाँ है, उनमें उनको जब लगता है कि हमारे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो अपनी ताकत दिखाती भी है कि हम साथ में खड़े हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट आपने कहीं नहीं सुनी होगी, नहीं होती। और उसकी वजह सिर्फ ना होने की यही है कि उनकी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बहुत परफेक्ट है।
हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि एक प्रोटोकॉल का है कि साहब डीजीपी ने आदेश दिए हैं या आईजी ने आदेश दिए हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, तो उनको देने का ये जो मौखिक आदेश चलते हैं। दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी तो होना चाहिए। हाँ, कि आपका वहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई मतलब ऐसे इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए, मतलब ऐसा मैकेनिज्म हम क्यों नियुक्त नहीं कर पाए आईएएस के मामले में, आईपीएस के मामले में, कि जहाँ नियुक्ति हो रही है वहाँ पे एक मतलब एक पता होना चाहिए बंदे को क्यों हुई है, किस वजह से हुई है। देखिए ये इसलिए नहीं हो पा रही कि ये सारी चीजें और डिस्क्रिमिनेशन हो ही ना, ऐसा मतलब पॉलिटिकल जो हमारी व्यवस्था है ना, जो सत्ता है, उसको सूट करती हैं चीजें। एक आप देखे होंगे कि ये जनता का भी हमारा सोचने का बड़ा ढंग अजीब है कि जब पॉलिटिकल आदमी किसी थानेदार के खिलाफ, किसी कप्तान के खिलाफ या डीसी के खिलाफ एक्शन लेता है, अब तो बड़े लोग खुश होते हैं इस बात से। उनको ये लगता है कि असल में सत्ता ऐसी ही चलती है। और एक नया ट्रेंड हो, आपने देखा होगा, बड़ा भयंकर ट्रेंड है वो, कि सोशल मीडिया पे नेताजी फ़ोन कर रहे हैं स्पीकर ऑन करके और संबंधित अधिकारी को डांट लगा रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द बहुत लोग खड़े होते हैं। ये क्या है? बिल्कुल अवैध चीज़ है ये। आपने कोई बात उनसे कहनी है तो तरीके से कहिए, लेकिन जनता को ये दिखाना है कि अमुक अफसर पे मेरा कितना असर है, मैंने तहसीलदार को डांट दिया, मैंने एसडीएम को डांट दिया, तो ये जो मेंटेलिटी विकसित हो रही है ये तो और भी खतरनाक आने वाले समय में। तो हम कह तो देते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह की है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए प्रयास तो कभी नहीं हुए ना। और अब तो मैं इस 1-2 दिन में मैंने ये देखा, मैं पूरे हरियाणा आईपीएस की लिस्ट देख रहा था, 118 लोग आईपीएस हमारे यहाँ हैं, और उसमें से 56 लोग हुए हैं जो बीटेक एमटेक करके आए हैं, यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। यानी जब उन्होंने ये एडमिशन लिया था तब उन्होंने एक बेहतर भविष्य का सपना अपनी इंजीनियरिंग सेक्टर में देखा होगा, और अब जो है इतनी बड़ी संख्या में वो यहाँ आ गए। तो यहाँ आके उस समय वो जाहिर सी बात है ईमानदार लोग रहे होंगे, ईमानदारी से अपने जीवन का सफर तय करना चाहा होगा, लेकिन यहाँ आके सिस्टम उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है। मेरा कहने का आशय है कि एक ज़माने में हम कहते थे कि साहब ये तो प्रमोटी है या बीए करके लग गया होगा, लेकिन अगर हाईली एजुकेटेड लोग आ रहे हैं इस फील्ड में आने के बाद भी वो सिस्टम उनको अपने अनुकूल बना लेता है। तो ये कि ये जो हमारा तालिबानीकरण हो रहा है ना सारी चीज़ों का, कि हमें एकदम न्याय चाहिए। अब देखिए सर, अमनीत कुमार जी हैं, हाँ, वो उसी सिस्टम का ही हिस्सा है। डीजीपी कपूर साहब हैं, वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। हिस्सा क्या, सिस्टम ही है वो सब लोग। पूर्ण कुमार जी वही सिस्टम थे, मुख्यमंत्री जी वही सिस्टम थे। लेकिन जब आप उस सिस्टम में हो और सिस्टम के हिस्से हो, तब भी मतलब ये एश्योर नहीं किया जा सकता कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। आप ये देखिए, इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी अगर इनजस्टिस ही हो रहा है उनके साथ, उनके साथ भेदभाव हो रहा है पोस्टिंग के स्तर पे या जांच के स्तर पे कहीं, तो फिर सर फिर आम आदमी की बिसात क्या है? मतलब आम आदमी भी यार देखिए, जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है नीचे, उनकी क्या हालत। हाँ, मतलब अगर ये किसी कांस्टेबल के साथ हुआ होता है ये सब कुछ, तो फिर उसकी क्या हैसियत बेचारे। अब कितनी हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि इवन आर्मी तक में भी जो छोटे जूनियर अधिकारी है उसने अपनी हत्या कर ली, या जो उनके यहाँ गार्ड्स वगैरह काम करते हैं पुलिस अधिकारियों के, वो आत्महत्या करके बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब वहाँ भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन उनके पक्ष में तो कोई खड़ा नहीं होगा। इस भारत देश का ये दुर्भाग्य है कि गरीब आदमी पर जब अत्याचार होता तो अमीर लोग उसके लिए नहीं निकलते, कोई बाहर नहीं आएगा उस समय, तो वो बिल्कुल शांति ग्रहण। एक दूसरी चीज़ मैं ये कल सोच रहा था सर, एक्चुअली जब आप कुछ करते नहीं हैं तो सोचते जाते हैं, तो बुखार में जैसे ऐसे विचार आ रहे थे कि अभी जैसे नायब जी हैं, नायब जी के पास ये मतलब एक अवसर था, कहते हैं ये बीजेपी वाले कहते हैं आपदा में अवसर होता है, मतलब इतना बड़ा क्राइसिस उनके सामने आया तो उनको हैंडल करना चाहिए था इसको। बहुत एक तो ये मैसेज जाना चाहिए था लोगों में कि किसी भी स्तर पे इनजस्टिस नहीं होता, अगर हो रहा है तो हम उसको रोकेंगे। दूसरा, उनके ही सीएमओ के अधिकारी हैं सर अमनीत कुमार जी, क्या मतलब एक अधिकारी में और मुख्यमंत्री में इतना भी भरोसा नहीं है क्या कि वो उनको अपनी बात मनवा सकें? ये बहुत ही ज़बरदस्त मिस हैंडलिंग है और मैसेज बहुत ही गलत गया है। और मैसेज ये गया कि बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं और कोई भी बड़ा निर्णय वो किसी व्यक्ति विशेष से पूछे बिना नहीं लेंगे, जबकि वो ले सकते थे इसमें।
इसमें ये नहीं ले सकते थे धर्मेंद्र जी। लंबे टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि जो हमारे डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, वो तो उनका दिलो दिमाग है खट्टर साहब का, ऐसी छवि बनी हुई है कि वो उनके सबसे चहेते अफसर हैं। अब अगर किसी सो कॉल्ड सुपर सीएम के अफसर को छेड़ना ऐसे मुख्यमंत्री द्वारा, जिसकी ये परसेप्शन का ये सच है कि वो अपॉइंटी उनका है, अब देखो ना कहाँ फंस रहे हैं मुख्यमंत्री भी। अगर कोई साधारण अफसर होता तो शायद मुख्यमंत्री हिम्मत भी कर लेते, लेकिन उन्हें ये पता है कि जिसके खिलाफ मैंने एक्शन लेना है वो बहुत ही ताकतवर इंसान है, यानी कि उसके अलग तरह के परिणाम होंगे, तो इतना साहस वो जुटा नहीं पाएंगे। इस साहस को जुटाने के लिए बहुत बड़ा एक मनोबल चाहिए। एक मौका उनके पास था कि वो अपने आप को ढीला ढाला मुख्यमंत्री, जिस तरह की उनकी छवि से वो ऊपर उठ सकते थे, और हो सकता है जिनके बारे में बात कर रहे हैं खट्टर साहब कुछ भी ना कहते। हाँ, नहीं कहते, दबाव से निकलने कोई परसेप्शन भी तो बना रखी है ना। हो सकता है वो खुश होते। अब अखबार वाले लिख रहे हैं जी केंद्र फैसला करेगा, आला कमान फैसला, मतलब यार कोई अपॉइंटमेंट करनी है क्या किसी की? एक बंदा है, वो आपके सीनियर आईपीएस थे, उनकी डेड बॉडी क्रिमिनेशन का इंतजार कर रही है, उनकी फैमिली कदमों का इंतजार कर रही है, और आप कह रहे हैं केंद्र से आदेश आएगा जी। क्या आदेश देगा जी केंद्र? तो मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं कि खट्टर साहब आने वाले हैं, खट्टर साहब पहुंच गए हैं। भाई अब क्या लोकस क्या है? 17 को यहाँ पे मोदी जी आने हैं। मैं इस सरकार की तो बोनी खराब होगी सर, सच बताऊं तो मैं। अब मोदी जी आएंगे 17 किस मुंह से जश्न मनाएंगे जी? उन्हें तो कुछ तो कहना चाहिए ना, बोलना पड़ेगा यहाँ। और किस तरह का सरकार का 1 साल का जश्न भी तो मनाना है इनको कि 11 साल हो गए हमें, तीसरी बार। क्या किस मुंह से ये जश्न मना लेंगे? जश्न मनाने वाली तो कोई बात नहीं है, पोल पट्टी पूरी तरह खुल गई। कुछ चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि कभी ये थी नहीं, लेकिन इतने बुरे हालात, मतलब इतने ग्राउंड पे नहीं आई थी, ये तो कभी भी नहीं हुआ कि इतना बड़ा एक आला अफसर वो डिस्क्रिमिनेशन के और टॉर्चर के आरोप लगा रहा है। और फिर एक बड़ी बात यह है कि जब चंडीगढ़ पुलिस में उन्होंने दर्ज कराई है रिपोर्ट, तो वो कॉलम ही छोड़ दिया सारा का सारा जिसमें वो नाम लिखे जा रहे थे। हालांकि अब ठीक कर दिया गया है वो, और कह रहे हैं कि अभी ये चीज़ें शुरू में ही होनी चाहिए थी। ये तो और भी बुरी स्थिति है। और मुख्यमंत्री गए थे जापान से, बिल्कुल सीधे आए, तो उस समय एक ऐसा लग रहा था कि अब कुछ होगा। चलो मुख्यमंत्री नहीं है, तब तक तो ये लग रहा था कि शायद उनके नाने की वजह से। अमित कुमार जी भी जापान उनके साथ ही थी। हाँ, वो साथ गई थी। तो अब वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर क्विक एक्शन होता और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिले ना होते इस तरह के, और एक हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो काम कर रहा होता, तो ये स्थिति पैदा नहीं होनी थी। और ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता है, पॉलिटिकल फेलियर है, चीफ मिनिस्टर का भी है, उनकी पार्टी का भी है, और अभी भी एक लिपापोती की कोशिश की जा रही है। और वो उनकी मैसेज जो है वो अमनीत जी इतनी परेशान हो चुकी कि उन्होंने, कल मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने किसी मंत्री से बात नहीं करी ज़्यादा। आज एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज भी चल रहा है जी। हाँ। कि इनके पास एमएलए हैं बीजेपी के पास, नो कि नो अपने इस्तीफे दे दो अगर चाहते हो कार्रवाई हो जाए। अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि आप पूर्ण कुमार जी के परिवार के साथ हो तो इस्तीफे दे दो, नो। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है जैसे हरियाणा के लोग जानते हैं, और वो ये मैसेज देना चाह रही है कि देखा कौन है जो निर्णय लेता है। ऊपर से लोग सर निर्णय भी नहीं, लोग इतने जातियों में बटे हुए हैं, मतलब कोई किसी के पंचायत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अब हरियाणा का भी एक किस्म से बेड़ा गर्क ही हो चुका है। पंचायतें, स्पॉन्सर्ड पंचायतें, फला पंचायतें, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हीं समुदायों में ऐसी सेंसिबल आवाज़ भी आ रही है जो उन चीज़ों का, गलत चीज़ों का विरोध भी कर रही हैं। और इस मसले पे पता नहीं कौन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि हम इस तरह की बातें करेंगे तो हमारी राजनीति चमक सकती है आने वाले कुछ समय में, ऐसी भी बात है ना। तो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, तो उस चीज़ें और इस पर्टिकुलर केस में सीबीआई जांच की मांग नहीं उठी है जी अभी तक। ये थोड़ा हैरानी भरा मामला है, ना सरकार ने की है ना कहीं और से हो सकता है आ जाए ये चीज़। सबसे बढ़िया तो यही था कि आप इस केस को सीबीआई को दे दो। और मैं ये कह रहा हूँ कि केवल दलित विधायक क्यों, और विधायक भी आ जाए साथ में। हाँ, आ जाए। विधायक किस लिए बने? चीफ मिनिस्टर क्या है, फर्स्ट अमंग द इक्वल है ना, वो भी विधायक ही है ना, विधायक ही है। अगर इस समय में पूरी पार्टी के एमएलए विधायकों की बैठक होती है, सारे विधायक ये कहते, और इस पर कोई विप जारी नहीं हो रहा
कि मुख्यमंत्री जी आप तुरंत एक्शन लीजिए, कीजिए सारे कामों, अन्यथा हम इस्तीफे दे देंगे। अगर ये बात होती कि केवल दलित विधायक देते तो उस चीज़ें और गड़बड़ा जाती हैं सारी की सारी, है ना। तो ये समाज का और एडिशनल बंटवारा नहीं होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन जितना है उतना ही बहुत खतरनाक है, आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा तो सवाल इसमें यही है धर्मेंद्र जी कि मुख्यमंत्री के लेवल पे इतना डिले क्यों हुआ। ये हाँ, नहीं मतलब होना डिसीजन क्यों नहीं ले पा चाहिए। रहे? ये होने से आपने पॉलिटिकल इंटरवेंशन के लिए जगह दे दी। अब राजनीतिक दल वो तो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, जिनको दलितों का समर्थन चाहिए वो तो करेंगे, और जिनको ये लग रहा है कि भाई दलितों का समर्थन कहीं फिसल ना जाए थोड़ा बहुत भी, तो वो तो राजनीति तो ऐसी ही चलती है। हम अगर कोई यहाँ उम्मीद रखें कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये अभी होने वाली नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेंगी। लेकिन इस सारे दूषित वातावरण में भी हम कैसे कोई एक अच्छी सी चीज़ निकाल सकते हैं क्या, उसका इनिशिएटिव तो सरकार को लेना पड़ेगा। लंबा खींचने से मतलब सरकार की जितनी फजीयत हुई है ना जी, अभी तक शायद उतनी आप गारंटेड नहीं कह सकते। मान लिया वो कोई सज्जन आ भी गए हैं और अब वो कोशिश भी हो रही है, उनकी बेटी को डीएसपी कोई ऑफर भी हुई है, मतलब बहुत ही पता क्या जी, मैं बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है वो। हाँ, वो डीएसपी छोड़िए, अगर वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेगी वो आईएएस बनेगी, बहुत अच्छे रहेंगे। इस तरह के जो प्रलोभन है, ये चीज़ें आप क्यों करना चाह रहे हैं, और क्या ये आप अन्य जो साधारण केसेस होते हैं उनमें भी करेंगे? तो ये जो सतहीपन है ना, अगर अच्छी जांच हो, मान अगर इसमें कोई दोषी नहीं है, हाँ, तो वो बच निकलेगा जी, वो उसके ऊपर कौन कार्रवाई कर देगा? साच को कोई आंच थोड़ी होती है। बिल्कुल तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एंड पे हो, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और ये इसमें क्या होगा धर्मेंद्र जी, अगर इसका ठीक ठाक जांच वांच होगी, सारी चीज़ें पता चल गई, तो एक सिस्टमेटिक फेलियर है कि डिस्क्रिमिनेशन हमारी ब्यूरोक्रेसी में चलता है। आपको उस मेजर समस्या का समाधान निकालने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कोई किसी का, देखिए ब्यूरोक्रेसी में, और इनके पास अगर मान लो जो दिवंगत आईपीएस हैं, उनके खिलाफ इनके पास कोई एविडेंस है तो ये वो भी सामने आ जाने चाहिए। वो सब इन्वेस्टिगेशन की बात है ना, दुनिया भर की चीज़ें हैं उसमें, जो तो सब अब आप और हम या कोई जनता का आदमी तो फैसला कर नहीं सकता कि क्या वजह रही है। उसी के लिए हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उसी के लिए हमारी जुडिशरी है, तो वो काम करे अपना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी या जो रूलिंग पार्टी है उसका इसमें घुसना केस में, यही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं तो एक बिल्कुल जो स्टैंडर्ड तरीका उससे सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे दुनिया के और मुल्कों में होती है, तो ये परेशानी आनी नहीं थी, है ना। बट एक होनहार एक आईपीएस ऑफिसर का खोया जाना, और वो भी ऐसी दर्दनाक परिस्थितियों में, ये बहुत दुखदायी है। खैर दोस्तों, अभी तो मामला जहाँ है आप सबको पता है, लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए, नाजायज़ कोई फंसना नहीं चाहिए, और जांच इतनी बढ़िया होनी चाहिए जिसमें शीशे की तरह साफ सब कुछ नज़र आए। जिस किसी का भी इस मामले में दोष है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर जो कानून ने सज़ा तय कर रखी है वो मिलनी चाहिए। और हम एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्तर पे हो, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमें भी जातियों, समूहों में, समुदायों में ना बट करके एक इंसान के रूप में दूसरे इंसान की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और देश कानून की किताब से चलता है और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपने विचार ज़रूर लिखना। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।